प्यारे विद्यार्थियों, आज हम साझेदारी में नया लेसन लेके आए हैं जिसका नाम है साझेदारी का प्रवेश। किसी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाएगा। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। किसी नए साझेदार का प्रवेश। अब नए साझेदार का जो प्रवेश है, क्यों दिया जाता है नए साझेदार को प्रवेश? किसी भी फर्म में कुछ साझेदार शामिल है, किसी नए साझेदार को प्रवेश देने का जो रीजन है, जब किसी व्यवसाय का विस्तार करना हो, या तो हमें अपने व्यापार को बढ़ाना हो, या अधिक पूंजी की आवश्यकता हो, अधिक संसाधनों की आवश्यकता हो, या अधिक प्रबंधकीय कुशलता या अधिक तकनीक ज्ञान की आवश्यकता हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम अपनी फर्म में शामिल करेंगे। तो या तो हमें अपनी फर्म को बढ़ाना हो भी, या हमें अधिक पूंजी की आवश्यकता हो, तो नया व्यक्ति जो आएगा वो पूंजी लेके आएगा। अधिक संसाधन, किसी संपत्ति की आवश्यकता हो तो नया साझेदार संपत्ति लेके आ सकता है। या जो नया साझेदार है वो प्रबंधकीय कुशलता में निपुण व्यक्ति है, या उसे उसके पास तकनीकी ज्ञान है, हमें उसकी आवश्यकता है, इसलिए किसी नए साझेदार को हम शामिल करते हैं। और किस हैसियत से? स्वामी की हैसियत से। हम उसे साझेदार बनाने के बाद अपनी व्यापार का उसे स्वामी माना जाता है। तो इसलिए किसी भी साझेदारी फर्म में साझेदार को प्रवेश दिया जाता है। अब पहले बात करते हैं भी, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा पुनर्गठन। पुनर्गठन किसे कहते हैं? साझेदारी संलेख में कोई भी परिवर्तन करना, साझेदारों के मध्य अनुबंध या समझौते में किसी प्रकार का परिवर्तन करना ही पुनर्गठन है। अब साझेदारी संलेख क्या होता है वो पिछले 1 नंबर लेसन में हम समझ चुके हैं। उसके बाद साझेदारी के पुनर्गठन के बाद, पुनर्गठन कब किया जाता है, कब कब इसका समायोजन होता है, पुनर्गठन किन किन कंडीशन में, किन किन परिस्थितियों में इसका पुनर्गठन होता है? तो किसी भी नए साझेदार के प्रवेश पर, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन करना हो, किसी भी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, साझेदार की मृत्यु होने पर, या 2 साझेदारी फर्मों का एकीकरण होने पर इसका पुनर्गठन हो जाता है। उसके बाद नया साझेदार है वो 2 अधिकारों के लिए शामिल होगा। एक तो वो क्या लेके आता है भी? एक तो लेके आता है वो संपत्ति के बदले जो धनराशि देता है उसे हम पूंजी कहते हैं। और वो फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करना चाहता है तो उसे हम क्या कहते हैं भी? गुडविल कहते हैं। तो 2 चीज लेके आएगा नया साझेदार। एक तो लेके आएगा भी पूंजी, एक तो क्या लेके आएगा? पूंजी, और एक क्या लेके आएगा भी? ख्याति। 2 चीज लेके आता है नया साझेदार। अब नया साझेदार पूंजी फर्म को देता है तो उसके बदले क्या प्राप्त करेगा? वो फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करेगा भी। और जो गुडविल देता है, इसके बदले, गुडविल के बदले वो लाभ हानि में हिस्सा प्राप्त करेगा। ख्याति का जो दूसरा नाम है, ख्याति के 2 नाम है भी, ख्याति का जो दूसरा नाम है, ख्याति को प्रीमियम भी कहा जाता है। ख्याति को प्रीमियम भी कहा जाता है। तो नया साझेदार 2 चीज लेके आता है भी, यानी फर्म में 2 प्रकार के अधिकार प्राप्त करता है। तो एक तो फर्म की जो भी संपत्ति है उसमें हिस्सा प्राप्त करने के लिए वो पूंजी देगा, और फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो धनराशि देता है उसे हम ख्याति कहते हैं। और जब नया साझेदार का प्रवेश होता है तो किस प्रकार के समायोजन किए जाते हैं, तो वो भी आपको देखो नीचे लिखा हुआ है। फर्म के प्रवेश पर महत्वपूर्ण जो समायोजन है, एक तो हमें नए साझेदार की पूंजी का निर्धारण करना होगा, हमें नया लाभ अनुपात ज्ञात करना होगा, त्याग का अनुपात ज्ञात करना होगा, ख्याति का लेखांकन और मूल्यांकन करना होगा, संपत्ति व दायित्व का पुनर्मूल्यांकन होगा, और अवितरित लाभ और हानियों का समायोजन और पूंजी का समायोजन किया जाता है। ये है महत्वपूर्ण समायोजन। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रवेश के बाद
ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, नया टॉपिक है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। विधियां, ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। अब ख्याति के जो मूल्यांकन की विधियां हैं, सबसे पहले इनमें थोड़ा सा हम समझे, फिर उनका थोड़ा डिटेल से वर्णन करेंगे। ख्याति के मूल्यांकन की जो विधियां हैं वो वैसे 3 प्रकार की मानी जाती है। तीन प्रकार की। एक नंबर जो है आपकी वो है औसत लाभ। औसत लाभ विधि। दो नंबर जो है वो है अधिलाभ। अधिलाभ विधि। 3 नंबर जो है वो है क्रय प्रतिफल। ये 3 प्रकार की रीतियां हैं भी। अब इन तीनों में सबसे पहले बात करते हैं, ये जो हमारी औसत लाभ विधि है, इसके जो पार्ट है इनकी बात करते हैं। इनके जो पार्ट है ये 2 प्रकार की है भी। 2 प्रकार की। एक नंबर वर्षों की क्रय विधि। वर्षों की क्रय विधि। एक नंबर। और इसकी जो 2 नंबर है वह है भारित औसत लाभ विधि। भारित औसत लाभ विधि। अधिलाभ जो है हमारी, अधिलाभ, उसमें भी एक वही है, वर्षों की क्रय के आधार पर। वर्षों के क्रय के आधार पर। और 2 नंबर जो है वह है हमारी पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि। और 3 नंबर जो है वह है वार्षिकी विधि। वार्षिकी विधि। और क्रय प्रतिफल का कोई भाग नहीं है। तो ये हमारी रीतियां जिन पर हम डिस्कस करेंगे अभी। अब सबसे पहले बात करते हैं हम औसत लाभ विधि की। एक नंबर जो हमारी है औसत लाभ, उस पर डिस्कस करते हैं। वर्षों की क्रय विधि। वर्षों की क्रय विधि। अब देखो भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं 3 प्रकार के। आप ध्यान से समझना, बस उन तीनों लाभों पर ही पूरे सूत्र लिखे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि 3 प्रकार के जो लाभ हैं उनके बारे में समझते हैं। देखो भी, एक पुराना व्यापारी है जो कई वर्षों से लाभ कमा रहा है। एक वर्ष उन्होंने 10,000 रुपये कमाए, दूसरे वर्ष 20,000, तीसरे वर्ष 30,000, फिर 40,000, 50,000, ऐसे 5 वर्षों में लाभ कमाया। और हमने पूछा भी एवरेज लाभ कितना कमाता है, तो वो क्या करेगा, आप अपने 5 वर्षों के लाभों को जोड़कर 5 का भाग देगा तो एवरेज आ जाएगा, औसत। तो औसत लाभ का सूत्र यही होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यानी टोटल लाभ जोड़ करना है और उसमें जितने वर्ष है उनका भाग देना है। तो जैसे एक पुराना व्यापारी है, इन्होंने अपना ये कोई लाभ बताया, औसत लाभ। औसत लाभ मानकर चलता हूँ 50,000 रुपये, 50,000 रुपये। और एक व्यक्ति अन्य जो पूंजी लगाकर लाभ कमाता है,
तो वो हो सकता है कि नया व्यापार शुरू करे भी पूंजी लगाकर, या पूंजी लगाकर अन्य किसी से इनकम प्राप्त करे। तो हो सकता है कि भी जो नया व्यक्ति होगा वो पुराने से कम लाभ कमाएगा, पुराने व्यक्ति से ज़्यादा लाभ नहीं कमाएगा। तो मान के चलता हूँ मैं भी वो इतना लाभ कमाता है। इन्होंने इसी वर्ष व्यापार शुरू किया, 2 लाख रुपए की पूंजी लगाई, यह है विनियोजित पूंजी। 2 लाख का विनियोग किया तो विनियोजित पूंजी, और इस पर 10% सामान्य प्रत्याय दर हो गई है आपकी, सामान्य प्रत्याय दर। इन 10% कमाएगा, पूंजी का 10% कितना हो गया, 20,000। कितना हो गया अभी, 20,000। ये हमारा कौन सा लाभ है, सामान्य लाभ है। अभी इन्होंने 50,000 औसत लाभ कमाया, और इस व्यक्ति ने एक ही वर्ष में 2 लाख रुपए की पूंजी लगाई, 10% के हिसाब से 20,000 सामान्य लाभ कमाएगा ये। इन दोनों का, ये पुराना व्यापारी है, ये नया व्यापारी है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, देखो कितने का डिफरेंस है, कितने का भी, 30,000। इसे बोला जाता है अधिलाभ। अधिलाभ कितना ज़्यादा है भी, 30,000। अब देखो भी 3 प्रकार के लाभ ज्ञात किए। औसत लाभ कैसे ज्ञात होगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, जितने लाभ है उनको जोड़कर वर्षों की संख्या का भाग देना है। सामान्य लाभ पूंजी से ज्ञात हुआ है, देखो जैसे 2 लाख की पूंजी है और जो दर दी गई है उसका 10%, 2 लाख का 10%, सामान्य विनियोजित पूंजी इंटू सामान्य दर। अधिलाभ कैसे ज्ञात हुआ, औसत लाभ माइनस क्या किया हमने, औसत माइनस क्या किया अभी, सामान्य, औसत माइनस सामान्य लाभ, कौन सा ज्ञात हो गया, अधिलाभ। तो इस प्रकार हम सूत्र में रखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वर्षों की क्रय विधि। ईयर परचेज मेथड। अब सबसे पहले इसका जो 1 नंबर भाग है वर्षों की क्रय रीति का, उस पर डिस्कस करते हैं। भी 1 नंबर इसका जो पार्ट है वो है औसत लाभ के आधार पर। औसत लाभ के आधार पर, इसे समझने के लिए आप अपनी बुक में देख सकते हैं, औसत लाभ के आधार पर। अब औसत लाभ में ये तो देखो भी ये 1 नंबर पॉइंट है, इसे मैं रोमन में लिख देता हूँ, ये इसका सब पॉइंट है, तो ये 2 नंबर हो गया। अब इसका सब पॉइंट इसे लिखते हैं ए से। इसका सब पॉइंट क्या हो गया, सरल औसत लाभ। सरल औसत लाभ, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। और आप साथ में लिख के ये सभी सूत्र याद करें भी, उसके बाद प्रश्न में डिटेल से और डिस्कस करेंगे किस प्रकार ज्ञात होता है ये, वो देखेंगे। सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको 3 ध्यान में रखनी है, क्योंकि हम लाभों का योग करेंगे भी। तो लाभों का जब योग करेंगे तो 3 प्रकार के लाभ हानियां दी भी हो सकती है। एक तो असामान्य आय या लाभ, या असामान्य व्यय, असामान्य व्यय, सामान्य व्यय या हानि, और गैर व्यापारिक विनियोग, गैर व्यापारिक विनियोग, विनियोग पर आय। अब आपको ध्यान में क्या रखना, ये तीनों जो मद हैं वो तीनों बिजनेस से संबंधित नहीं है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से संबंधित नहीं है, ये व्यापार के परिचालन से संबंधित नहीं है, लेकिन व्यापारी ने अपने लाभ हानि में इसे शामिल कर रखा है या इसमें से घटा रखा है। अब हमें क्या करना है,
क्योंकि इनकम लाभ हानि में जुड़ी हुई होती है जो बिजनेस की नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, उस इनकम को जुड़ी भी है अब क्या कर देंगे भी, घटा देंगे, यानी कम कर देंगे, लाभों में से घटा देंगे। असामान्य व्यय और हानि, क्योंकि ये तो P&L के DR पक्ष में है भी, DR पक्ष का मतलब घटे हुए है, इन्हें वापस जोड़ देंगे, तो इन्हें जोड़ा जाएगा। गैर व्यापारिक विनियोग, गैर व्यापारिक विनियोग कौन सा होता है भी, व्यापार में विनियोग नहीं किया आपने, जो भी पैसे लगाए हैं आपने बिजनेस के लिए, प्लांट मशीन फर्नीचर वगैरह नहीं खरीदा है, जो भी पैसे आपने दिए हैं बिजनेस से बाहर अन्य क्रियाओं में से इन्वेस्टमेंट किया है, तो इस इनकम को भी आपने लाभों में जोड़ दिया, इसे भी हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो ये ध्यान में रखना है। असामान्य आय व्यय लाभ हानि का अगर समायोजन है वो इस प्रकार किया जाएगा। अब इसका जो सूत्र होगा, एवरेज प्रॉफिट का जो सूत्र होगा, वो सूत्र होगा एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब होता है कि हमने असामान्य लाभ हानि का समायोजन कर लिया है, उसके बाद का प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, योग हो गया टोटल प्रॉफिट का, और नंबर ऑफ ईयर जितने वर्ष हैं उनका भाग दे देंगे। उसके बाद हमें ज्ञात करनी है गुडविल। उसके बाद क्या ज्ञात करेंगे भी, गुडविल। तो गुडविल का जो फॉर्मूला होगा, गुडविल कैसे ज्ञात करनी है अभी, औसत लाभों के 2 से गुणा करना है या 3 से, तो वो प्रश्न में दिया हुआ होगा। तो हमने जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अभी ज्ञात किया है, इनटू करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब आगे देखिए भी, ये तो हो गया आपका सूत्र गुडविल ज्ञात करने का। जो हमने एवरेज प्रॉफिट किया है उसे 2 वर्षों के क्रय के आधार पर है या 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। हमने किसी का बिजनेस खरीदा और ये जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया इस बिजनेस का, मान के चलता हूँ मैं कि 50,000 आया, कि ये व्यापारी अपनी व्यापार से सालाना 50,000 रुपये अर्न करता है, और इस व्यापारी ने कहा कि आप मेरे व्यापार को परचेज करेंगे तो आपको 3 वर्षों तक मेरे नाम का बेनिफिट होगा। तो 3 वर्षों तक, 1 साल में 50,000, 3 साल में कितना हो जाएगा अभी, 1.5 लाख रुपए। तो मल्टीप्लाई करना है किन से, जितने वर्षों के लिए परचेज के लिए प्रश्न में कहा गया है, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष प्रश्न में जो कहा गया है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो गुडविल ज्ञात हो जाएगी हमारी, कौन सी विधि है, सरल औसत लाभ विधि। उसके बाद ये तो A नंबर पॉइंट है अभी, उसके बाद इसका है B नंबर पॉइंट। B नंबर पॉइंट है, B नंबर पॉइंट जो है वो है भारित औसत लाभ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इस रीति का उपयोग कब किया जाएगा अभी, जब प्रश्न में लाभों की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है, लाभों की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है या निरंतर घट रही है, तब भारित औसत लाभ विधि का उपयोग किया जाएगा। कैसे, जैसे लाभ 1 वर्ष हो गए 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, लगातार बढ़ रहे हैं या लगातार घट रहे हैं, जैसे 30,000, 25,000, 20,000, 10,000। अगर प्रश्न में इस प्रकार की कंडीशन है तो साधारण की जगह भारित औसत लाभ विधि का उपयोग किया जाएगा, ये ध्यान में रखना है। और प्रश्न में अगर वेट दिया हुआ हो तो अच्छा है, नहीं दिया गया है तो वेट के लिए हम वेट 1, 2, 3, 4 जितने वर्ष हैं उतने मान सकते हैं। अब क्या करना है, इसका जो सूत्र होगा,
सूत्र है प्रश्न में वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। ये क्या करना है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब है कि टोटल कर रहा है, प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल, वेट को लाभ से गुणा करेंगे तो ये हमारा जो लाभ है ये हमारा वेट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो होगा गुणनफल, उसका योग करना है और भाग किसका देना है, वेट का, टोटल वेट, क्योंकि वेट विधि है, टोटल वेट का भाग देंगे। इस प्रकार ज्ञात होगा ये। उसके बाद अब देखो भी प्रश्न में हमने अभी तो पढ़ा है एक नंबर औसत लाभ के आधार पर, उसमें एक नंबर सरल थी, उसके बाद 2 नंबर भारित। अब ये रोमन है, ध्यान रखिए भी, संख्या को ध्यान रखिए, ये रोमन है, ये एक नंबर है, ये रोमन में। अब इसका सेकंड लिखेंगे, ये फर्स्ट है, अब इसका सेकंड। सेकंड अधिलाभ आधार, किसके आधार पर, अधिलाभ, अधिलाभ आधार, इसे बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, प्रॉफिट बेस, सुपर प्रॉफिट बेस। अब इसमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट किस प्रकार ज्ञात होगा ये मैंने आपको पहले समझा दिया है, मैं केवल इसमें सूत्र लिख रहा हूँ भी डायरेक्ट। सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो होगा हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या होगा, माइनस होगा नॉर्मल प्रॉफिट, यानी सामान्य लाभ। कौन सा होगा भी, सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया अभी। अब देखो भी प्रश्न में एवरेज प्रॉफिट ज्ञात करने का तो फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ लिया, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे ज्ञात होगा, वैसे मैंने आपको समझा दिया है, ये पूंजी से ज्ञात होता है अभी। ये किससे ज्ञात होगा, पूंजी से। थोड़ा सा ध्यान से समझें पूंजी का, तो नॉर्मल हिंदी में लिख देता हूँ, सामान्य, हिंदी में बोलते हैं इसे सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कुल विनियोजित पूंजी, विनियोजित पूंजी इनटू सामान्य प्रत्याय दर, प्रत्याय दर, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर, इसे बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, विनियोजित पूंजी को बोला जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं अभी ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, विनियोजित पूंजी है, ये कैसे ज्ञात होगी, तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर टोटल एसेट्स, जितनी भी संपत्ति है उसका टोटल योग करना है, उसमें से माइनस करना है आउटसाइड लायबिलिटीज, यानी बाहरी दायित्व, बाहरी दायित्व को घटाना है। लेकिन ध्यान रखना है टोटल जो संपत्ति होगी, टोटल जो संपत्ति, क्या ध्यान में रखना है, कुल संपत्ति में, कुल संपत्ति में गैर व्यापारिक विनियोग को शामिल नहीं करना है। गैर व्यापारी विनियोग का मतलब आपने पैसे बिजनेस में
इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं। करना है, ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद आगे चलते हैं। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है कि अगर अधिलाभ का मान है या तो शून्य हो या ऋणात्मक हो तो ख्याति का मूल्य शून्य होगा। क्या? अधिलाभ का जो मूल्य है, अधिलाभ का मूल्य या तो क्या हो भी शून्य या क्या हो ऋणात्मक यानी माइनस में हो। ऋणात्मक होने पर ख्याति का मूल्य भी क्या होगा? शून्य होगा। ये ध्यान रखें, इसका मूल्य भी क्या होगा? शून्य होगा। ये तो हो गई हमारी एक नंबर। कौन सी एक नंबर? जो हमने एक नंबर ये पढ़ी है, वर्षों की क्रय विधि। अब 2 नंबर बात करते हैं। एक के बाद अब बारी है 2 नंबर की। 2 नंबर जिसका नाम है पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि। कैपिटलाइजेशन मेथड। ये हमारी पूंजीकरण रीति हो गई। अब इसमें जो एक नंबर है, देखो भी इसका जो सब पॉइंट है एक नंबर, उसकी बात करते हैं। इसका जो है पॉइंट है वो है औसत लाभों की। औसत लाभों की पूंजीकरण विधि। औसत लाभों की पूंजीकरण रीति। अब इसमें जो गुडविल ज्ञात करने का सूत्र है, अगर आप प्रश्न को औसत लाभों की पूंजीकरण विधि से हल कर रहे हैं तो गुडविल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होगा, औसत लाभ इंटू 100। और सूत्र को एक बार आप लिख के याद कर लें भी। सामान्य प्रत्याय दर माइनस करना है विनियोजित पूंजी, ये इसका फॉर्मूला है। उसके बाद हमारी जो 2 नंबर है, ए के बाद 2 नंबर बी नंबर, वो है अधिलाभों की पूंजीकरण विधि। इसका जो फॉर्मूला होगा गुडविल ज्ञात करने का, ख्याति बराबर अधिलाभ इंटू, देखो फॉर्मूला यही है, बस माइनस में नहीं होगा। क्या? विनियोजित। ये औसत है तो औसत हो गया, इसमें अधिलाभ है तो अधिलाभ हो जाएगा। बस अधिलाभ इंटू 100। देखो दोनों फॉर्मूले सेम है, ये औसत है ये अधिलाभ है, बट्टा सामान्य प्रत्याय दर। माइनस नहीं होगा विनियोजित पूंजी, ये ध्यान रखें। उसके बाद ये तो 2 नंबर हो गई। अब 3 नंबर जो हमारी मेथड है, 3 नंबर, उसका नाम है गुप्त, छिपी हुई या अनुमानित ख्याति। गुप्त जिसे छिपी हुई या अनुमानित ख्याति कहते हैं। हिडन गुडविल मेथड। हिडन गुडविल मेथड। अब इसमें क्या करना है भी, इसमें जो गुडविल का सूत्र है, ख्याति बराबर आपको फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करनी है,
अब ये कैसे ज्ञात होगी, ये वो फर्म प्रश्न में समझेंगे भी। फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करनी है, उनमें से घटानी है पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी, समायोजित पूंजी माइनस नए साझेदार की पूंजी, ये इसका फॉर्मूला है। अब ये समायोजित पूंजी क्या होती है भी? समायोजित पूंजी का मतलब क्या होता है? समायोजित पूंजी, इसका मतलब होता है पूंजी प्लस संचय जोड़ना है अगर प्रश्न में है, और लाभ है तो जोड़ना है, माइनस करनी है अगर प्रश्न में हानि हो। ये ध्यान में रखना है, ये इसका सूत्र है। आपकी जो 4 नंबर है, क्रय प्रतिफल, क्रय प्रतिफल विधि, क्रय प्रतिफल परचेज कंसिडरेशन मेथड। परचेज कंसिडरेशन मेथड। अब इसका जो सूत्र है, ख्याति बराबर क्रय प्रतिफल माइनस शुद्ध संपत्ति। शुद्ध संपत्ति कैसे ज्ञात होगी भी? शुद्ध संपत्ति का जो सूत्र है वो होता है संपत्ति माइनस दायित्व। संपत्ति माइनस क्या हो जाएगा? दायित्व। उसके बाद अंतिम जो है वो है वार्षिकी विधि। वार्षिकी विधि ये आपके अनुटी मेथड, अनुटी मेथड। इसमें जो गुडविल ज्ञात करने का सूत्र है, ख्याति बराबर अधिलाभ इंटू वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। अधिलाभ ज्ञात करने का सूत्र हम पीछे लिख चुके हैं भी। वार्षिकी विधि का वर्तमान मूल्य किस प्रकार ज्ञात होगा? इसके लिए जो फॉर्मूला है, 1 रुपये का जो वर्तमान मूल्य है, 1 माइनस ब्रैकेट 100 प्लस 100 बटे 100 प्लस रेट बटे R बटा 100, इस प्रकार ज्ञात किया जाएगा। तो एक बार ये जो फॉर्मूले हैं आप लिख के याद कर लें। अब ये किस प्रकार ज्ञात होंगे वो हम एक एक विधि का एक एक प्रश्न के साथ डिस्कस करेंगे, तब सभी आपके सॉल्यूशन हल हो जाएंगे। तो एक बार आप लिख लें, लिख के याद करें। धन्यवाद।